हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, ये जो आपको बैच है कंसेप्ट बूस्टर बैच है, जो कि आपको यूट्यूब पे आपको बीपीएससी वाला का एक फ्री बैच है, जिसमें 70 बीपीएससी के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प होगा। ये उन बच्चों के लिए खासकर है जो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते है ना, तो ताकि फ्री क्लासेस कर कर भी आप लोग बीपीएससी क्रैक कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगलों का पतन। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे। आप लोग को पता भी होगा कि यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर प्री बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, और बीपीएससी में देखा गया है कि एक आध क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ दिया जाता है, नॉट रेगुलर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो मुगलों के पतन को कंप्लीट करेंगे। आखिर क्या रीजन रहा, कौन कौन से शासक आए, है ना, सभी विभिन्न जितने भी शासक थे सभी को देखेंगे, जो भी आपको आए थे मुगल उत्तर मुगल काल में, तो सब हमको यहाँ पर देखेंगे। मुगल वंश का पतन देखिए, यहाँ पर एक आपको पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसलिए यहाँ पर यह लाइन लिखा हुआ है कि इनके बाद, औरंगजेब के बाद ही वह आपको काल आता है जहां पर मुगल एक आपको क्या हो गया, फॉल करने लगे, डिक्लाइन करने लगे। इसके पीछे क्या रीजन है ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर बेस समझते हैं। इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण रीजन है कि आखिर क्यों हुआ, तो जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़िएगा और औरंगजेब की कुछ नीतियों को पढ़िएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको जो मुगल वंश का पतन होता है इनके बाद, इसके पीछे जो कई सारे पॉलिसीज थे वो खुद आपको औरंगजेब के थे। जैसे दक्कन की तरफ ज्यादा झुकाव, दक्षिण भारत की तरफ। अगर एक शासक है, आज की तरह कंडीशन तो था नहीं उस समय, अगर आपका एक शासन यहाँ पर है और आपका झुकाव जनरली यहाँ है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ आने जाने में क्या होगा, इस क्षेत्र के लोग थोड़ी सी स्वतंत्रता अपने आप को घोषित करने लगेंगे। इसलिए देखिएगा कि जैसे ही औरंगजेब जाते थे आपको दक्कन की तरफ, तो उत्तर भारत में कई सारे शासक अपने आप को क्या करने लगते थे, विद्रोह वगैरह स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, जैसे जाट वगैरह का हम लोग इसमें देखेंगे। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, इसके बाद औरंगजेब की कई सारे कट्टर पूर्ण नीतियां थी, जिससे कई राजा इनसे निराश थे। तो मध्यकालीन जब भारत पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि औरंगजेब की ही कई ऐसी नीतियां थी जिसके कारण से मुगलों का क्या होता है, पतन प्रारंभ होता है। लेकिन औरंगजेब जब तक जिंदा थे इन्होंने मुगलों को कमजोर होने नहीं दिया था। मुगल कमजोर होते हैं इनके बाद से। ठीक है, तो 1707 में जब इनकी मृत्यु होती है मार्च में, और उस समय टोटल मुगल में 21 सूबा या प्रांत समझिए आज राज्य के हिसाब से था, यानी हाईएस्ट नंबर आपको इन्हीं के पास था। क्लियर? तो यहां तक आपको है कि औरंगजेब के बाद की कहानी को हम लोग को पढ़ना है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इनके 3 पुत्र थे जीवित पुत्रों में से। ठीक है, एक और पुत्र थे मोहम्मद अकबर करके, वो हम लोग देखेंगे जब मराठा, है ना, जब मराठा देखेंगे तब उनकी चर्चा आती। जीवित पुत्रों में से 3 थे, मुअज्जम थे, आजम थे, कामबख्श थे। औरंगजेब चाहते थे कि भाई उनके जीवित रहते ही तीनों को क्या कर दे, सत्ता दे दे, तीनों को उनके हिस्से की चीजों को दे दे, ताकि इनकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई पंगा ना हो, है ना, क्या ऐसा कोई इशू ना हो कि ये लोग अपने शासन के लड़े। तो ये काबुल के सूबेदार थे, ये गुजरात में, और ये आपको कामबख्श बीजापुर में रहते। ये 3 इनके पुत्र थे। जब खबर पता चली औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, चूंकि इनकी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, तो मुअज्जम, जो कि बाद में बहादुर शाह के नाम से बैठते हैं, लाहौर में थे। वहां से आपको जब निकलते हैं कि भाई अब चूंकि दिल्ली है, आगरा दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर तो खाली हो गया है, तो अब इनको भी पता था, तीनों को पता है कि भाई यहाँ पर अब लड़ाई होगा किस चीज के लिए, गद्दी के लिए। भले पिताजी हम लोग को कुछ सूबा देना चाह रहे थे, 12 सूबा इनको, 8 सूबा इनको, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई, सभी गद्दी चाहते हैं। तो मुअज्जम जो है ये आपको लाहौर से जब यहां से आते हैं तो ये अपने आप को रास्ते में ही अपने आप को बादशाह घोषित कर लेते हैं और बहादुर शाह की उपाधि लेते हैं। काफी एजेड थे, ठीक है, काफी एजेड थे। उसके बाद आजम, गुजरात, ये भी आपको आते हैं, ये भी, इनको भी अपनी सत्ता को लेनी थी, इनको भी सत्ता को लेनी थी ना, तो ये भी आपको इस तरफ रवाना होते। और कामबख्श, इनको भी सत्ता लेनी थी, लेकिन इनको बीजापुर में ही आपको एक लड़ाई होती है। तो ये इनके 3 पुत्र थे, तीनों आपको आपस में ही भिड़ गए कि हमें क्या चाहिए, गद्दी चाहिए, हमें प्रशासन में क्या होना है, किंग होना है। तो इसी दौरान देखिएगा कि 3 लड़ाइयां होती, इसी दौरान देखिएगा 2 लड़ाइयां होती, एक है जजाऊ का युद्ध और एक है बीजापुर का युद्ध। जजाऊ आगरा के पास एक जगह है ना, जजाऊ जो है आगरा के पास एक जगह है,
यहीं पर शिविर लगाते हैं और यहीं पर लड़ाई होती है इनके अपने भाई आजम के साथ, जहां पर इनकी पराजय होती है, बहादुर शाह जीत जाते हैं। बहादुर शाह मतलब मुअज्जम, ठीक है, बहादुर शाह आप लोग मुअज्जम, कभी कभी पूछ देता है कि बहादुर शाह का रियल नेम क्या था, मुअज्जम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हारते हैं आजम, यानी हाजम की कहानी यहां पर खत्म हो जाती है और यह युद्ध ध्यान रखिएगा 18 जून को होता है। उसके बाद आपको यहां पर बीजापुर की एक लड़ाई होती है, ठीक है। अब कामबख्श को भी करना था कि भाई मुझे भी दो, है ना, तो अगले साल आपको यहां पर बीजापुर में लड़ाई थी, उनके अगले साल 1709 में। कामबख्श जो यहां पर हैं ये भी पराजित होते हैं और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी बहादुर शाह के पास कोई अब इशू नहीं है, सिंगल अब है, उनके पुत्र, दोनों पुत्र खत्म, पहले जो पुत्र थे वो भी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से औरंगजेब के बाद मुअज्जम किंग बनते हैं बहादुर शाह के नाम से। क्लियर? तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब के बाद कौन राजा बना, औरंगजेब तक तो सबको पता होता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर रटे रहते हैं। लेकिन आपको कभी कभी क्या करता है, जैसे यूपी पीसीएस का देखिएगा 2 साल पहले का एक क्वेश्चन था कि उसने सीक्वेंस पूछ दिया था, ठीक है, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी में, तो कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है कि कौन राजा बने, है ना। उत्तर मुगल नहीं पूछेगा, पूर्व मुगल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको जो औरंगजेब, जहांगीर, ये सबको पता होता है, शाहजहां वाला, यहां से चीजें फंसती। तो आप लोग को यहां भी याद करना होगा कि एक सीक्वेंस आपको यहां पर चीजों को लेकर चलना होगा। क्लियर? तो बीजापुर की लड़ाई के बाद और ये कंप्लीट आपको स्वतंत्र रूप से एक शासक बनते हैं और आपको गद्दी संभालते हैं बहादुर शाह प्रथम। इनके कुछ नाम थे, मुअज्जम इन्हीं का नाम था, रियल नेम था शाह आलम प्रथम, बाद में हम लोग शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इनके शाह आलम प्रथम भी कहलाते थे और इनको खफी खां के द्वारा साहे बेखबर भी कहा गया, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि साहे बेखबर किस किंग का आपको उपनाम था, इन्हीं का उपनाम था साहे बेखबर, ठीक है। साहे बेखबर किसके द्वारा कहा गया था, तो खफी खां के द्वारा कहा गया था, काफी एज में, ठीक है। ये किस एज में बनते हैं राजा, देखो 63 साल में, 63 ईयर में बादशाह बनते हैं। अब इनके पास चैलेंज क्या क्या है समझिएगा। इनके पास चैलेंज है कि जो ये औरंगजेब की कट्टरपूर्ण नीतियां थी उसको किसी प्रकार से कम किया जाए। क्यों? क्योंकि कई सारे किंग जो थे इससे निराश थे। तो बहादुर शाह शुरुआत में तो कोशिश करते हैं कि राजपूत राजाओं को उसी प्रकार से दबाया जाए, इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भैया इन लोग को बहुत ज्यादा छेड़ो मत, क्योंकि ये लोग तो अब खुद ही संघर्ष कर रहे थे अभी बहादुर शाह, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सिखों के साथ भी ठीक ठाक, जैसे गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की, बाद में इनका एक लड़ाई होता है जिसमें लोहगढ़ का किला हिमाचल में उसको जीतते हैं, बाद में 1712 में लौटा भी देते हैं, है ना। तो सिखों के साथ इन्होंने अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की। मराठाओं के साथ बहुत तटस्थ भूमिका में रहे। मराठा कहते थे कि मुझे चौथ की आप क्या कर दीजिएगा, अप्रूवल दे दीजिए चौथ लेने का। चौथ वो क्या करते थे कि अपने किसी दूसरे प्रांत से मराठा उसके राजस्व का 1/4 हिस्सा लेते थे उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, चौथ कहते थे, 1/4। ये चौथ लेने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन सर देशमुखी का परमिशन दे दी, यानी 1/10 जो भू राजस्व है उसका परमिशन दे दिए थे। बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किए मराठा, ठीक है, मराठों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किए। इन्होंने जाटों के साथ भी ठीक ठाक संबंध बनाकर रखने की कोशिश की, भैया कि जाटों के साथ भी ठीक ठाक संबंध बनाओ। ओवरऑल कहने की बात है कि इन्होंने कोशिश किया कि जो औरंगजेब की कट्टरपूर्ण नीतियां थी, जिसे बहुत सारे किंग्स जो निराश थे, उसको ठीक ठाक किया जाए। ये मुगल सत्ता को थोड़ी सी मजबूती प्रदान करने की कोशिश भी करते हैं। और चूंकि इनका कार्यकाल कब होता है, जब आपको डच वगैरह सभी आ जाते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इनके काल में 1711 में आपको जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच दल आया था। मतलब इन्होंने कोशिश किया कि उनके साथ भी रिलेशन को मेंटेन करने की, यानी आपको इसीलिए देखिएगा कि इनको अंतिम अच्छा राजा कहा जाता है। ओवेन सिडनी के द्वारा इनको अंतिम अच्छा मुगल नवाब कहा गया है, अंतिम अच्छा मुगल नवाब। मतलब इसके बाद कोई ऐसा मुगल नवाब नहीं था जिसने कुछ अच्छे कार्य किए। इसके पीछे रीजन यही था कि बहादुर शाह जो है, इन्होंने चीजों को सही करने का प्रयास किया। हालांकि काफी एज था, फिर भी इन्होंने सही करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने जीवित रहते ही अपने पुत्रों के हिस्से में कुछ साम्राज्य का बंटवारा भी किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, आपको पता नहीं कि इनकी जब मृत्यु होती है तो इनके बेटे इनके लाश को दफनाने की बजाय संघर्ष कर रहे हैं। किस चीज के लिए?
तो सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है एक व्यक्ति की जिसका नाम है जुल्फिकार खान। कहा जाता है कि इनकी लाश 10 दिन तक ऐसी पड़ी रही थी। सोच लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कि पिता के लाश को दफनाने के किसी बेटे को फुर्सत नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इनके 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजमुनशान, रफी उनसान और जहान शाह। चारों सत्ता को लेकर अपना षड्यंत्र करने लगे कि भैया हमको चाहिए। तो एक जुल्फिकार खान व्यक्ति थे, उनको लगा कि चारों तो कमजोर ही है। इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया किसको, जहांदार शाह को। इसको राजा बना दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खुद शासन कर रहे थे। ठीक है, होता है ना कि एक कमजोर राजा आता है और एक मजबूत वजीर रहेगा, तो क्या करते हैं लोग, वही कि भाई इसको राजा के सामने कर दो, खुद सत्ता चलाओ। ऐसा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मिला हर जगह। तो इसके बाद किंग बनते हैं जहांदार शाह। क्लियर, जहांदार शाह यहां पर राजा बनते हैं 1712-13 में, यानी एक इनका उपनाम था लंपट मूर्ख। ठीक है, उपनाम से ही समझ गए होंगे कि जहां जुल्फिकार खान ने इनको क्यों बनाया होगा। क्लियर, तो लंपट मूर्ख जो थे ये आपको बनते हैं अगला किंग मुगल के। सोचिए ये वही मुगल हैं जो कि एक समय आपको अकबर महान, हुमायूं, शाहजहां, ये सभी का किंग है। और अब आ कौन रहा है, साहेब खबर। अब आ कौन रहा है, लंपट मूर्ख। ठीक है, तो समझिएगा कि लेवल कितना डाउन हो गया है। तो जुल्फिकार खान जो सामंत होते हैं उनके नेतृत्व में ये राजा बनते हैं, लेकिन आपको यहां पर यही चलाते हैं जनरली प्रशासन। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी तथा मालवा के सूबेदार नियुक्त किया जयसिंह को। इन्होंने भी वही काम किया, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं की, राजपूतों के साथ ठीक ठाक मेल मिलाप करने का प्रयास किया। तो ये 2 पीटी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी और मालवा का सूबेदार बनाया था, और अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के क्षेत्र के थे इनको महाराजा की उपाधि दी थी। इनके काल में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर से जजिया कर वापस कर दिया गया था। फिर देखिएगा कि आगे जाकर फर्रुख सियर भी जजिया कर फिर समाप्त करते हैं। तो ये समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर से आपको फर्रुख सियर भी आगे जाकर समाप्त करते हैं। तो जजिया कर समाप्त किया और इन्होंने एक आपको व्यवस्था, इजारा व्यवस्था लागू किया। कर तो काम रहे जुल्फिकार ही खां। इजारा व्यवस्था ये समझिएगा कि एक ऐसी नीति थी जिसे आपको मीडिएटर के तौर पर समझिएगा, जमींदार वगैरह आते हैं जिसमें भू राजस्व का, तो भू राजस्व निर्धारण का आपको यह है वसूलने का एक तरीका इजारा व्यवस्था, जो कि इंट्रोड्यूस इन्होंने आपको इस समय कर दिया था। इसी के शासन के समय जुल्फिकार खां सुभग चंद को अपना प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। जुल्फिकार खां इसलिए बना दिया, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुल्फिकार खां को थोड़ा सा दक्कन में आपको प्रवेश करना था। तो जो आगे देखिएगा जब मैं मराठा पढ़ाऊंगा तो जुल्फिकार खां का आपको नाम ऑलवेज आएगा। वो दक्षिण में थोड़ा सा हस्तक्षेप करने लगे, तो उत्तर का शासन किसको संभालने देंगे, ये तो उस लायक है नहीं, लंपट मूर्ख है। तो इन्होंने अपने करीबी जिसका नाम था सुभग चंद, इनको कहा कि सुनो तुम प्रशासन का अधिकारी करना, सब कुछ पूछ लेना इससे, या बोल देना कि हम ये काम कर रहे हैं। और ये जैसे ही एंट्री करता है इसने क्या किया कि आतंक मचा दिया था, गलत निर्णय वगैरह लेना इसने क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया। कौन, सुभग चंद। क्लियर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जहांदार शाह का संबंध आपको एक वैश्या लाल कुंवरी से था। इनका ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किसका संबंध लाल कुंवरी नामक एक वैश्या से था, तो इन्हीं का था। जहांदार शाह को अब क्या करना था, चूंकि आपको यहां पर इनके दरबार में बहुत सारा संघर्ष हो रहा था, इनके दरबार में बहुत सारे गुटबंदी हो रहे थे। ठीक है, इसी गुटबंदी का फायदा उठाया फर्रुख सियर ने। इसी समय आपको एक 2 भाई जो है वो आगे बढ़कर निकलते हैं, सैयद बंधु कहा गया उनको। क्या कहा गया, सैयद बंधु। उनके मदद से इनके भतीजे फर्रुख सियर क्या बनते हैं, किंग बनते हैं। इनको आगरा में लड़ाई होती है और आपको आगरा में ही इनको पराजित कर आप बाद में मार दिया जाता है, और इस प्रकार से फर्रुख सियर न्यू किंग बनते हैं। क्लियर यहां तक, तो ये आपको पीटी फैक्ट आपको इससे संबंधित है। अब आते हैं फर्रुख सियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फर्रुख सियर। जब हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे तो उस समय इनकी चर्चा और करेंगे। ये किसकी मदद से बनते हैं, सैयद बंधु। 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इनकी मदद से बनते हैं। ये दोनों एक्चुअली क्या करते हैं ना कि मुगल दरबार में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इन दोनों को, सैयद बंधु को क्या कहा जाता है, राजा, किंग मेकर कहा जाने लगा। इन लोगों को क्या कहा जाने लगा, किंग मेकर। कि अपने ये षड्यंत्र के द्वारा अब राजा बनवा रहे हैं।
कि भाई ये राजा नहीं बनेगा वो राजा बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा वो राजा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब्दुल्ला खां को कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी और हुसैन अली खां को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। इसको वजीर बनाते हैं, इसको मीर बख्शी के पद पे कर देते हैं, यानी दोनों महत्वपूर्ण पद। सोचिए एक सेना का प्रमुख या आपको एक लगभग प्रधानमंत्री के टाइप का हेड ऑफ हेड दोनों बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सैयद बंधु किसके काल में सबसे मजबूत राजा बनकर, ये सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं, तो फर्रुखसियर के काल में ही, इन्हीं के काल से इन्होंने राजा बनाना प्रारंभ कर दिया। फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। देखिए कहीं कहीं आपको औरंगजेब भी लिखा रहता है कि औरंगजेब ने दी थी, ठीक है, कहीं कहीं आपको औरंगजेब के भी चर्चा होती है कि औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर फर्रुखसियर नहीं ऑप्शन में रहा तो औरंगजेब को मार दीजिएगा, नहीं तो आपको फर्रुखसियर को मार दीजिएगा। इसने भी जजिया कर समाप्त किया था, कई क्षेत्रों में जजिया कर अभी भी लिया जा रहा था, तो इसने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसने तीर्थ यात्रा कर भी हटाया, तो यह भी ठीक ठाक काम करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बहुत ही क्या कहा जाता था, कायर किस्म का आदमी था, आगे बढ़कर चीजों को नहीं करता था, इसलिए इसको घृणित कायर की भी संज्ञा दी गई। सबसे पहले तो इसने आपको षड्यंत्र करके राजा खुद बनता है ना। तो सोचिए कि आपको मुगल बादशाह में औरंगजेब के बाद साहेब बेखबर आ रहे हैं, लंपट मूर्ख आ रहे हैं, घृणित कायर आ रहा है। आप सोच लीजिए कैसे उपनाम है, ये लोग कौन है भैया, तो मुगल बादशाह। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब आपको फर्रुखसियर के समय 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कई बार एग्जाम में आप लोग से पूछ चुका है कि बंदा बहादुर की हत्या किसके काल में हुई थी, तो फर्रुखसियर ने ही आपको इनकी हत्या की। सीख जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। 1717 में अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करता है, शाही फरमान, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शाही फरमान क्या था, तो पहली बार अंग्रेजों को व्यापार में छूट दी, सूरत में, बंगाल में व्यापार में छूट दी, अपने सिक्के ढालने की अनुमति दे दी। किसने, फर्रुखसियर ने। इसी को कहते हैं शाही फरमान, ठीक है। तो इन्होंने एक फरमान जारी किया और इसी फरमान को आपको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये जब अंग्रेज पढ़ेंगे ना तो इसको और डिटेल्स में जानेंगे, किसको, फरमान को। क्लियर यहां तक, कोई समस्या। अब देखिएगा यहां पर जब फरमान जारी यहां पर किया जाता है तो यहीं पर अंग्रेज पहली बार बंगाल में बहुत मजबूती से उभरते हैं, ठीक है। इसी के काल में एक और घटना होती है कि ये सैयद बंधु, चूंकि अब फर्रुखसियर इनके कई सारे कार्यों को क्या कर रहे थे, थोड़ा सा टालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे सैयद बंधु की है, जैसे मान लो कि मैं कोई व्यक्ति हूं और मेरे अंडर कोई राजा बना है, अब वो व्यक्ति राजा जो है मेरा क्या कर रहा है, हर चीज पे इंटरफेयर करने लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि उसको राजा हटाकर किसी और को राजा बनाने का प्रयास करूंगा, यही करूंगा। तो यही काम सैयद बंधु भी की। इन्होंने क्या किया कि आपको बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे उनके साथ एक संधि करते हैं। संधि यह करते हैं, जिसको दिल्ली की संधि भी कहते हैं, कि आपको हम दक्षिण भारत में कई जगह चौथ वसूलने का काम देंगे, बदले में आप मुझे सालाना पैसा दीजिएगा। कहा कि ठीक है, इसके बदले जब मैं आपकी सहायता मांगूंगा तब आप सहायता करने आइएगा। इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये किसके साथ होता है, बालाजी विश्वनाथ के साथ। कौन करते हैं, सैयद बंधु। अब समय आता है 1719 में, कहते हैं कि भाई हमने क्या किया था, आपसे एक मदद मांगी थी, आप चौथ तो वसूल कर रहे हैं, ठीक है, पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहा था ना कि मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। तो बालाजी विश्वनाथ कहते हैं कि हाँ ठीक है, कर देंगे भाई। तो कहते कि मारना है। अब सोचिए कि इनकी क्या हालत खराब होगी, मुगल बादशाह को मूड फ्रेश करना है भाई। तो लेकिन चूंकि था तो ये अपनी सेना के साथ जाते हैं दिल्ली में और फिर फर्रुखसियर की वहां पर आंखों को फोड़ फाड़ कर 10 दिन बाद हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार से फर्रुखसियर का भी चैप्टर आपको समाप्त होता है। क्लियर। अब आते हैं रफी उद जात या रफी उद जात। यहां से प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, इनमें से एक ही प्रश्न है कि सबसे कम समय तक ये रहे। दोनों का आप ड्यूरेशन देखिएगा ना तो इसका 8-10 दिन कम रहता है, इसका 8-10 दिन ज्यादा रहेगा। ये कौन होते हैं, रफी इंसान के पुत्र थे। रफी इंसान कौन है, याद है, बहादुर शाह प्रथम के पुत्र। तो उनके पुत्र यानी बहादुर शाह के पोता है ये बैठते हैं। इनको फिर कौन बनाता है, वही सैयद बंधु। सैयद बंधु ऐसे ऐसे लोगों को उठाकर बना रहे हैं कि ये लोग कमजोर रहते, नाम के राजा, बस बैठे हैं गद्दी पर, काम हम कर रहे हैं, ठीक है, बस इसीलिए। तो इनकी टीबी से मृत्यु हो जाती है, इनको कोई मारता, टीबी से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके समय एक नकुसियर का विद्रोह हुआ था, ये फेमस है। नकुसियर मोहम्मद अकबर के पुत्र थे, वही जो औरंगजेब के पुत्र थे।
इन्होंने विद्रोह किया था और आगरा पे कब्जा भी कर लिए थे। बहुत फेमस विद्रोह था और कहा जाता है कि सैयद बंधुओं के मदद से ही इसने विद्रोह किया था और कुछ दिन के लिए अपने आप को बादशाह भी घोषित किए थे नकुसियत। तो ये किसके समय विद्रोह हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था रफी उदरजात। ठीक है, रफी उदरजात तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह। इसके बाद इन्हीं के भाई होते हैं, ये ब्रदर होते हैं रफी उद दौलत या रफी उद दौला। तो रफी उद दौला और रफी उद दौलत एक ही है, मतलब इन्हीं का है। कई जगह रफी उद दौलत लिखा रहता है और कई जगह रफी उद दौला लिखा रहता है। इनके समय बस एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की और यह भी किसकी सहायता से बनते हैं? तो यह भी आपको बनते हैं सैयद बंधुओं की मदद से ही बनते हैं। सैयद बंधु की मदद से राजा बंधु, ठीक है ना भाई? कैसे लिखा हुआ है? बंधुओं की मदद से। आप सोच रहे हैं ये वही मुगल है। मैं बार बार क्यों बात करता हूं कि ये वही मुगल है जो कि भारत के वन ऑफ द मतलब वो किंग थे। ये उन्हीं के सब क्या है? वंशज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो इनका नाम रंगीला नहीं था, इनका नाम रोशन अख्तर था। कभी कभी पूछ जाता है कि रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर था। रंगीला इनके कामों के लिए इनको दिया गया। ये बहुत ही विलासी व्यक्ति थे। विलासी समझते हैं? आराम से, कोई काम धाम नहीं, अय्यासी वाले जीवन जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वहाँ चिकन तंदूरी वगैरह खाते रहते होंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके काल में स्त्रियों का, ठीक है, हिजड़ों का काफी प्रभाव भी बढ़ा था दरबार में। रोशन अख्तर इनका रियल नेम है, लेकिन आप देखिएगा कि काफी लंबे समय तक शासन भी कर रहे हैं, 1719 से 48 तक। इसके पीछे रीजन क्या है कि इतना लंबा शासन क्यों किए? इसके पीछे रीजन है कि इनको राजा कौन बनाया? इनको राजा सैयद बंधु ही बनाते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इस चीज को समझ गए थे कि जब तक से सैयद बंधु को खत्म नहीं करेंगे भैया, नहीं तो हमको भी एक आध साल में हटवा देगा। तो इसने क्या किया कि किंग बनता है और उसके कुछ समय बाद यानी 1722 में सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। किसकी सहायता से? तो निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या। यानी वैसा आपको दो भाई जो कि काफी षड्यंत्र करते थे और राजा बनाते थे, किंग मेकर उनका उपनाम ही हो गया था सैयद बंधु किंग मेकर, सैयद बंधु किंग मेकर। समझ रहे हैं? और उसने क्या किया? इन्होंने उसी को मार दिया। तो दो क्वेश्चन यहां से आपको है। सैयद बंधु किसके काल में सबसे मजबूत रूप से उभरे? फर्रुख सियर। सैयद बंधु का अंत किसके काल में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला। अब चूंकि सैयद बंधुओं का अंत हो गया तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गए भाई कि अब ऐसा कुछ षड्यंत्र नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन वजीर बनता है? चूंकि सैयद बंधु वजीर भी थे, मीर बख्शी भी थे, तो सैयद बंधुओं के बाद मोहम्मद अमीन खान वजीर बनते। मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत शासन वोसन से मतलब नहीं रहता था। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है ना, ये इंडिया, अब ये क्षेत्र में यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? शासन अपना कर रहे हैं दिल्ली आगरा के क्षेत्र में। इनको मतलब नहीं है बहुत यहां से। अब यहां पर स्वतंत्र, ये कितना लंबा हो गया, ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है? बंगाल अपने आप को स्वतंत्र कर रहा है इनडायरेक्ट रूप से। वो किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था, लेकिन अब मुर्शिद कुली खान अपना सब निर्णय खुद कर रहे हैं। सआदत खां अवध का स्वतंत्र शासक बनते हैं। निजामुल मुल्क हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बनते हैं। भरतपुर में बदन सिंह बनते हैं। कर्नाटका आपको अपना खुद स्वतंत्र शासक बनता है। अलग से कई सारे बनते हैं। किसके काल में? इनके काल में। क्यों? क्योंकि इनकी पकड़ उतनी मजबूत थी ही नहीं, इनकी पकड़ वैसी मजबूत बनी ही नहीं, और जिसके कारण से अपने आप को लोग स्वतंत्र करने लगे। जाहिर सी बात है, मान लो कि मैंने आज से 50-100 किलोमीटर पे कोई क्षेत्र पे कब्जा कर रहा है, कुछ घर रोड पे पूरा एकदम वो कर रखा है कि भैया ऑफिसर आएंगे, वहां पर वो खौफ है, मैं कमजोर हो गया, तो वो मेरा वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे, कहेंगे अरे आएगा निपटा देंगे। तो वही चीज इनके साथ, वो ये ध्यान ही नहीं देते। इनको मतलब था कि कोई राजस्व आ रहा है, हो गया काम खत्म। मुर्शिद कुली खान यही किए
कि भैया तुमको राजस्व से मतलब है ना, हाँ तो ठीक है मैं दे दूंगा, और देते भी थे ये, और कोई मतलब नहीं है वहां का शासन वासन सब क्या होगा मैं चलाऊंगा। तो इसलिए देखिएगा कि ये कंप्लीट स्वतंत्र नहीं हुए थे, ये किसके अंडर में थे, ये आपको अभी भी मुगलों के ही अंडर में थे, लेकिन अब सब निर्णय वगैरह सब कर रहे हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं, बस उनको राजस्व बस दे दिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में लंबा शासन चला, लेकिन बहुत ही कमजोर पूर्ण शासन चला। इनको बहुत मतलब ही नहीं रहता था कि कैसे प्रशासन चल रहा है, कैसे शासन चल रहा है, इनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता था। इन्हीं के काल में 1773 में बाजीराव प्रथम, ये वही पेशवा है बाजीराव प्रथम जो हम लोग पढ़ेंगे मराठा में, है ना, वन ऑफ द मतलब पेशवाओं में सबसे बेस्ट में आते थे भाई बाजीराव प्रथम। इन्हीं के काल में आक्रमण करते हैं दिल्ली पर। आक्रमण क्या करते हैं, बढ़ बैठते सॉरी, इन्हीं के काल में एक प्रसिद्ध वार क्या कहेंगे, आक्रमण कहेंगे, नादिर शाह का आक्रमण होता है। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण, करनाल युद्ध आप लोग पढ़ते होंगे, तो करनाल युद्ध जो नादिर शाह आक्रमण करते हैं इन्हीं के काल में करते हैं। किसके, तो मोहम्मद शाह रंगीला, कहीं मोहम्मद है कहीं मोहम्मद भी रहता है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो इनके काल में कई सारे घटनाएं घटती हैं। ये चूंकि लंबे समय तक शासन करते हैं, इसके बाद किंग कौन बनते हैं, तो अहमद शाह, नया मुगल वंशज। ठीक है, ठीक है। तो अहमद शाह के समय, अब सोचो कि कोई ऐसा बादशाह जो कि प्रशासनिक रूप से बहुत कमजोर है, अब उसके समय पता चला कि यहां पर कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए, कई सारे यहां पर क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, समझ रहे हैं, तो कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो यही हुआ, राजस्व कम हो गया, आर्थिक स्थिति मुगलों की एकदम खराब हो गई, आर्थिक स्थिति मुगलों की क्या हो गई, एकदम खराब से हो गई। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर आपको चीजें जो होती हैं वो यह है कि जब अहमद शाह बनते हैं तो अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि सैनिकों के वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, सैनिकों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पहली बार सेना विद्रोह करती है, इसलिए पहली बार सेना विद्रोह कर रही है। सोच लीजिए किस लिए, पैसा के लिए। तो यह बहुत फेमस है कि भाई किसके काल में आपको सैनिकों ने विद्रोह किया था, पैसा के लिए। तो इनके द्वारा ही विद्रोह किया गया था। क्या किया गया था, इनके द्वारा ही विद्रोह किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को याद करने का एक अच्छा तरीका है, अहमद शाह मुगल बादशाह के काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। अहमद शाह मुगल बादशाह हैं, उनके काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। क्लियर, काबुल के थे। इसी के समय जनरली राजकीय काम आपको उद्धम भाई कर रही थी, माता श्री इनकी, जिसकी उपाधि थी किबला ए आलम। मतलब बहुत कमजोर राजा हुए ये लोग, बहुत कमजोर। क्लियर। इसके बाद कौन बनते हैं, इसके बाद बनते हैं आलमगीर द्वितीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब देख रहे हैं, अब मुगल के पास पैसा नहीं है कि सैनिकों को दे, बादशाह होने के बावजूद उनकी मां चला रही है, तो कितना षड्यंत्र है। इसीलिए मुगल के पतन में एक बहुत बड़ा कारण था मुगलों के दरबार में गुटबंदी। मुगलों के दरबार में गुटबंदी एक बहुत बड़ा रीजन था, जो कि आपको दिख भी रहा होगा इन सब चीजों से। एक रंगीला आते हैं और एक लंबा शासन करते हैं, लेकिन शासन को अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कमी थी, काफी कमी थी। वो ऐसे ही कर रहे थे, उनको प्रशासन से मतलब ही नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसको मैं अभी जब आप लोग को बंगाल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इनको अली वर्दी खां कहते हैं कि आपको हम 2 करोड़ रुपया देंगे, आपको हम क्या करेंगे, 2 करोड़ रुपया देंगे, आप हमको बंगाल का नवाब बना दीजिए। मान भी गए थे, ठीक है। तो सोचिए कि ये इस लेवल पे ये लोग पहुंच चुके थे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सत्ता को मजबूत करना है या सत्ता को वो करना है।
तो अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बनते हैं। इनका जो रियल नाम था वो था अजीजुद्दीन। इनसे एक ही क्वेश्चन पूछता और ज्यादा नहीं पूछता कि पलासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था। पलासी की लड़ाई बहुत फेमस लड़ाई है, 1757 का, है ना। जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। बंगाल में होता है। क्लाइव आपको यहां पर क्या करते हैं, षड्यंत्र के द्वारा जीतते हैं, सिराजुद्दौला हारते हैं। तो इस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह यही थे, आलमगीर द्वितीय। क्लियर। आलमगीर जनरली औरंगजेब को कहते थे, इसलिए आलमगीर द्वितीय ये थे। इनका शासनकाल देखिए 54 से 58। और इसके बाद कौन बनते हैं, तो इसके बाद बनते हैं एक साल के लिए शाहजहां तृतीय। इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो मुही उल मिल्लर था। एक्चुअली होता क्या है कि इस समय ये कौन है, कामबख्श के पोते हैं। कामबख्श कौन है, औरंगजेब के बेटे, और ये उनके पोते हुए, यानी औरंगजेब का परपोता। इसके पीछे रीजन है कि इनको भी षड्यंत्र से बनवाया गया। एक्चुअली आलमगीर द्वितीय के बाद बनना चाहता था कौन, अली गौहर, यानी शाह आलम द्वितीय। लेकिन इस समय इनके वजीर इमादुद्दुल मुल्क जो थे, इनका प्रभाव इतना ज्यादा था वहां पर, इनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि यहां पर राजा कौन बन जाते हैं, तो शाहजहां तृतीय बनते हैं, मुही उल मिल्लर। क्लियर। चूंकि इनका प्रभाव, ये इनको एंट्री ही करने नहीं देते थे अली गौहर को दिल्ली में। इसलिए देखिएगा जब आपको बिहार का आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, तो अली गौहर क्या करते हैं, बिहार में ही अटैक करते हैं। बिहार में 3 अटैक करते हैं, 59, 60, 61 में। उसके बाद इनको पकड़ा जाता है कि अरे यार रुक जाओ, ठीक है। अब खुद को ये मुगल बादशाह करते हैं घोषित। तो कहां करते हैं आप लोग पता है, करते हैं और अंग्रेजों की जो फैक्ट्री पटना में, वहां पर ये करते हैं अपने आप को बादशाह, कि मैं बादशाह। सोच लीजिए, बनना था इनको, लेकिन कौन बनता है, शाहजहां तृतीय बन रहे हैं। और ये बादशाह अपने आप को घोषित कर रहे हैं पटना में। फर्रुख शेर का ध्यान रखिए, फर्रुख शेर का जो ताजपोशी हुआ था वो पटना में ही हुआ था, ठीक है। उस समय जो पटना था एक महत्वपूर्ण आपको प्रांत था, मतलब बिहार, उस पटना एक महत्वपूर्ण स्थान था। यानी मुगलों का आपको समझिएगा कि राजनीतिक केंद्र भी था। कई सारे वहां पर राजनीतिक गतिविधियां होती थी। इसलिए आपको ये चाहते थे कि भैया कम से कम हम लोग बिहार में रहेंगे, दिल्ली में एंट्री नहीं करने दे रहा है, तो ये बिहार में खुद को कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि कौन मुगल बादशाह था जिसने बिहार पर आक्रमण किया था, वहां पर आपको एंट्री करने के लिए। लेकिन वहां पर इनको कौन रोक रहा था, वहां पर इनको रोक रहे थे अंग्रेज। और फाइनली अंग्रेजों ने ही इनको कहा कि ठीक है भैया तुम बादशाह हो। और इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने पटना के ऑफिस में, ठीक है, फैक्ट्री में इनको घोषणा की कि भैया ये आपके राजा है, हमारे राजा है। तो एक ही समय 2 राजा आपको बनते हैं। बिहार के क्षेत्र में ये खुद को राजा बनाते हैं और शाहजहां तृतीय इनको करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक इनका चलता नहीं है, बहुत ज्यादा दिन तक इनकी चलती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए 1761 में देखिएगा जब पानीपत की लड़ाई होती है तो किंग ये बन जाते हैं फिर, क्योंकि इनका प्रभाव कम हो जाता है वजीर का, और किंग यही बन जाते हैं। तो शाहजहां तृतीय यानी मुही उल मिल्लर के बाद कौन किंग बनते हैं, तो किंग बनते हैं आपको शाह आलम द्वितीय। क्लियर। शाह आलम द्वितीय आपको यहां पर किंग बनते हैं। शाह आलम प्रथम कौन था, याद है, बहादुर शाह प्रथम का ही शाह आलम प्रथम नाम था, उपनाम था, ठीक है। ये द्वितीय बनते। ओरिजिनल नेम इनका होता है अली गौहर। ओरिजिनल नेम क्या होता है, अली गौहर। क्लियर। यही वो थे जिन्होंने आपको बिहार पे आक्रमण किया था एंट्री करने के लिए, क्योंकि इनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रहा था। इनके समय प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, पता ही होगा आप लोग को, है ना। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जिसमें से आपको अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं। मराठा क्या होता है, यहां पर पराजित होते हैं। और इस समय आपको दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था, ये थे। तो आप कहेंगे सर मराठाओं का साथ नहीं दिया था क्या आपको इन्होंने, कि ये क्यों देंगे मराठा के साथ। पहली बात, 2 कारण से। पहली बात तो कोई मराठाओं के साथ इनका कुछ था नहीं वैसा, ये तो पहले ही से उनके दुश्मन थे। सेकंड क्या होता है, सेकंड कि ये बेचारे खुद ही इतना कमजोर हैं। अब जिस मुगल बादशाह के सेना उनसे करी कि भैया वेतन दो नहीं तो तुम्हारी नौकरी छोड़ देंगे, क्या है, यही है ना। जिस राजा की सेना कह रही है कि हमको दे दो, यह अहमद शाह के समय ही था, तो ये क्या मदद करेंगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ देते कि क्यों नहीं साथ दिया, क्योंकि ये अपना छोटे से एरिया में बैठे थे, ये अपना छोटे से एरिया में बैठे थे, बहुत टेंशन नहीं लेते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पानीपत की लड़ाई, सोचिए दिल्ली के पास ही है पानीपत,
लेकिन इनको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। अप्रोच करने की कोशिश की जा रही थी, अहमद शाह अब्दाली का इंटरफेयर भी था, लेकिन बहुत ज्यादा इन्होंने वो नहीं किया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में इन्हीं के काल में हुआ। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध पता होगा, ये अंग्रेज वर्सेस 3 गुट। कौन कौन? तो बक्सर का युद्ध आप लोग जब मैं पढ़ाऊंगा ब्रिटिश सत्ता तो उसमें बताऊंगा डिटेल्स में, बट इतना जान लीजिए यहां पर बक्सर का युद्ध किसके काम होता है। तो आपको अवध के नवाब होते हैं सुजाउदौला, सुजाउदौला ध्यान रखिएगा, 2 कंफ्यूजन रहता है, सिराजुद्दौला सुजाउदौला। सिराजुद्दौला जो होते हैं वो होते हैं बंगाल के नवाब, सुजाउदौला जो होते हैं वो होते अवध के नवाब। ठीक है, तो ये सुजाउदौला है प्लस शाह आलम है और प्लस मीर कासिम है। मीर कासिम आपको कौन होते हैं? तो आपको बंगाल के पूर्व नवाब, 63 में इनको हटा दिया जाता है नवाब के पद से। ठीक है, ये तीनों की सेना वर्सेस अंग्रेज ये लड़ रहे हैं और अंग्रेजों ने इन तीनों को आराम से पराजित कर दिया। तो आप कहिएगा कि सर यहां पर शाह आलम क्यों एंट्री की है, क्या इनको दिक्कत? अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे थे क्या? जी हाँ, अंग्रेज बहुत इंटरफेयर कर रहे थे। मीर कासिम के साथ अलग सीन था अंग्रेजों का, वो में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे बंगाल में। और सुजाउदौला के भी कार्यकाल में आपको क्या कर रहे थे? इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये तीनों को लगा कि एक काम करते हैं, क्योंकि अब आपको अंग्रेजों का प्रभाव इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्यों ना इनको खत्म कर दें। इनको लग रहा था खत्म कर देंगे। एक तरफ अवध की सेना थी, साथ ही साथ मुगल के कुछ सेना जो भी बची खुची थी, और मीर कासिम की अपनी आपको जो सैनिक टुकड़ी थी यूरोपीय ढंग से, जिसको इन्होंने ट्रेन किया हुआ था। लेकिन टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि अंग्रेज यहां पर क्या थे? ज्यादा एक्सपर्ट निकले, हथियारों अच्छे अच्छे हथियार थे उनके पास, उनके सभी सेना ट्रेंड थे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया। बक्सर की लड़ाई के वक्त मुगल बादशाह कौन? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी के बाद आपको एक संधि होती है जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। प्रयागराज मत लिख दीजिएगा, क्योंकि संधि इसी नाम से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि किसके साथ होती है? इन्हीं के साथ होती है, शाह आलम के साथ ही हो रही है, शाह आलम के साथ ही। और आप लोगों को पता है शाह आलम द्वितीय के साथ जो हुआ, तो पहली बार एक ऐसा वो बनता है जो अंग्रेजी संरक्षण में रह रहा है और पेंशनधारी बन गया ये। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन पहला मुगल बादशाह था जो कि अंग्रेजी संरक्षण में रहा? तो शाह आलम। पहला कौन बादशाह था जो पेंशनधारी बना? शाह आलम। अंग्रेजी संरक्षण में नवाब किंग भी बनता है, शाह आलम, सब शाह आलम। सोचिए भाई, मुगल बादशाह हैं ये लोग, लेकिन क्या होगी इनकी स्थिति खराब। तो ये जो 1765 का डेट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, ये बंगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट, अवध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और मुगलों के लिए इंपॉर्टेंट डेट। मुगल के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है? क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की संधि भैया बहुत खतरनाक संधि। इसमें से क्या किया जाता है? इसमें से पहली बार किस मुगल बादशाह से बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी ले ली जाती है, राजस्व अधिकार ले लिया जाता है? यही थे महाराज जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। इनसे क्या लिया जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अधिकार। राजस्व अधिकार किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। राजस्व अधिकार किसको मिल रहा है? अब अंग्रेजों को मिल रहा है। क्लियर? तो यहां से इनसे 3-4 प्रश्न पूछ दिया जाता है। पहला, अली गौहर का वास्तविक नाम। पानीपत के युद्ध के समय ये थे। बक्सर की तीसरी लड़ाई, बक्सर की तीसरी लड़ाई नहीं, बक्सर का युद्ध कर दीजिएगा। बक्सर के युद्ध के समय ये थे। 1764 में इलाहाबाद की संधि के काल में होती है। पहले मुगल बादशाह बनते पेंशनधारी यही बनते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में पहले यही बनते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी यही प्रदान करते हैं। फारूक सियर, ध्यान रखिएगा, व्यापार में छूट दिया था। फारूक सियर व्यापार में छूट दिया था, वो राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं दिया था। दोनों में अंतर है।
एक होता है कि हम आपको कम पैसे में मुक्त व्यापार देंगे, टैक्स वैक्स नहीं लगेगा ज़्यादा, और एक है कि भैया आप ही राजस्व वसूलिए। तो दोनों अंतर है। तो पहला जो आपको मुक्त व्यापार यानी व्यापार में छूट फर्रुख शेयर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार कौन दे रहा है? शाह आलम द्वितीय दे रहा है। क्लियर। 1772 में जब इनको लगा कि भैया अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, बहुत परेशान हो चुके हैं अब, तो ये किसका हेल्प मांगते हैं? ये मराठों का हेल्प मांगते हैं। ठीक है। उस समय पेशवा होते हैं माधवराव। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की स्थिति खत्म हो जाती। कहा जाता है कि मराठों में एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसके कोई ना कोई सदस्य नहीं मरे होंगे युद्ध। लेकिन उसके बाद भी माधवराव को क्रेडिट जाता है जिसने मराठों को फिर से ऊपर करने का प्रयास किया और लगभग बहुत कर भी दिया था। इनकी भी मृत्यु टीबी से हो गई। इनकी मदद मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। किनसे? अंग्रेजों से। और खुद फिर क्या करते हैं कि मराठा संरक्षण में खुद को बादशाह घोषित करते हैं। सोचिए, मराठा संरक्षण में खुद को बादशाह घोषित करने वाला व्यक्ति शाह आलम द्वितीय। देख रहे हैं इनसे कितने क्वेश्चंस आ गए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको शाह आलम यहां पर चीजें करते हैं। 1806 तक यहां पर रहते हैं। उसके बाद राजा बनते अकबर द्वितीय। देखिए 3 अकबर आते हैं मुगल काल में। एक तो आपके अकबर जो मेन अकबर थे, अकबर महान। उसके बाद एक आता है मोहम्मद अकबर जो औरंगजेब के पुत्र थे, और एक होते हैं ये अकबर द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज यहां पर आप लोग को नहीं होना है। इनसे 2 प्रश्न होते हैं मोटा मोटी। अब शाह आलम द्वितीय को क्या दिया जा रहा है? पेंशन दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो आप कहेंगे सर मराठा के बाद तो बादशाह घोषित कर लिए थे, लेकिन कुछ ही दिन तक थे, क्योंकि इसके बाद तो खुद मराठा का पंगा अंग्रेजों से होने लगा, अंग्रेजों के साथ उनका वो हो गया, तो फिर से इनको पेंशन दिया जाने लगा मुगल बादशाह को। क्लियर। अब चूंकि अब पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन मिल रहा है तो अकबर द्वितीय को पेंशन से कुछ डिस्प्यूट हुआ। अब सोचिए मुगल बादशाह पेंशन पे जी रहे हैं, ये कहते हैं कि भैया पेंशन बहुत यहां पर दिक्कत हो रहा है, एक काम कीजिए थोड़ा सा ब्रिटेन चले जाइए और मेरे पेंशन की बात कीजिए थोड़ा सा। किसको भेजते हैं? राम मोहन राय जी को भेजते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे इनके बारे में। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बहुत भाषाओं के ज्ञाता है। इनको कहते हैं आप ब्रिटेन जाइए और मेरे पेंशन की बात कीजिए, और इनको राजा की उपाधि देते हैं कि आज से आप राजा राम। ठीक है, राजा की उपाधि। तो इनसे पहला प्रश्न कि भैया राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। एक तो पहला प्रश्न ये है। सेकंड प्रश्न क्या है? तो सेकंड प्रश्न है कि इन्हीं के काल में 1835 में अंग्रेजों ने जो मुगल के सिक्के चल रहे थे ना, इन्हीं है जो मुगल के सिक्के चल रहे थे उसको ढालना बंद हो गया। यानी 1835 के बाद नो मुगल सिक्का। अंग्रेज तो अपना खुद ही कर रहे हैं, फर्रुख शेयर के काल से ही कर रहे हैं। 1717 में अपना सिक्का को ढालने का आपको स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी मुगल सिक्का चल रहा था, मुगल रुपया चल रहा था। लेकिन 1835 में इनका यह भी क्लोज कर दिया गया था। कहा कि अब काहे का मुगल है ना आपके पास सेना, आप हमारे पेंशन पे पल रहे हैं और आपको सिक्के ढालने के नहीं, बंद। तो इनसे 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला, राजा राम राय को राजा की उपाधि इन्होंने ही दी थी, और इन्हीं के काल में पहली बार आपको मुगलों के सिक्के भी बंद हो जाते ढालने। क्लियर। इसके बाद अंतिम मुगल बादशाह आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। इनको जफर टाइटल, जफर नाम से ये आपको शायरी वगैरह लिखते थे, बहुत प्रसिद्ध शायर भी थे। अंतिम मुगल बादशाह 1837 से लेकर 57 से लेकर 1857 की क्रांति आपको इसी में 57 में, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु हुई थी, 57 तक ये पद पे थे। उसके बाद इनको खत्म कर दिया गया, इसके बाद भेज दिया गया था रंगून, फिर 62 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1837 में ये राजा बनते हैं। चूंकि कमजोर बन रहे थे ये भी, क्या कमजोर अब क्या मजबूत। अब तो अंग्रेजों का वर्चस्व इतना स्थापित हो चुका है, अंग्रेज अपना कानून यहां ला रहे हैं,
अब इस एज में आते आते 1757 में अंग्रेजों की जुडिशरी पॉलिसी आ चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आ चुकी है, कई सारे उनके आपको सब्सिडी अलायंस उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ की तरह के आपको द्वारा धन आपको पहुंचा रहे हैं इंग्लैंड। बहुत सारी चीजें तो अंग्रेज यहीं से ही करने लगे। उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई, कई सारे रेवेन्यू स्ट्रक्चर बनाया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बनाई। इनके हाथ में क्या है, लाल किले में बैठे हुए हैं छोटे से जगह पे और खुद को बादशाह है। तो अंतिम मुगल बादशाह बनता है 1857 की क्रांति विद्रोह में। इनको क्या बनाया गया, हेड। 1857 की क्रांति में फिर से इनको क्या बनाया गया, हेड बनाया गया। क्यों बनाया गया, कोई बता सकता है क्या? कि आखिर चूंकि ये काफी एजेड थे, पावर थी नहीं मुगलों की, शक्तिहीन थे, तो इनको क्यों हेड बनाया गया? इसलिए हेड बनाया गया कि एक प्रतीक के रूप में। अंग्रेजों को पहले किसका शासन, तो अंग्रेजों को पहले मुगलों का ही शासन था, और अभी भी उस समय कई लोग मुगलों को ही अपना क्या बना समझ रहे थे, हेड समझ रहे थे। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो इनको प्रतीक के रूप में बनाया जाता है कि मुगल बादशाह जो है हमारे क्या है, हेड है। और इन्हीं के नाम से सब प्रांतों में लेटर भी पहुंचता है कि हम लोग का ये प्लान है 1857 में कि हम लोग यहां पर विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो नाम के ये आपको क्या बनते हैं, 1857 में लीडर बनते हैं दिल्ली में, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं थे क्योंकि वो उस कंडीशन में थे ही नहीं। 1857 में विद्रोह को दबाया जाता है, इनको फिर रंगून भेज दिया जाता है और फिर रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसे बादशाह थे बेचारे जो कह रहे थे कि मुझे तो अपनी जमीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है, अपने देश की। क्लियर? तो इस प्रकार से देखिएगा कि आप लोग यहां पर कई सारे मुगल किंग को यहां पर देखिएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, एक सीक्वेंस देखना है। जैसे आपको यहां पर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, रोशन अख्तर यानी रंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। यह सीक्वेंस आपको याद करना होगा और सीक्वेंस आपको उस समय याद हो जाएगा जब चीजों को आप रिपीट करेंगे। जैसे मान लो ये वीडियो आपने देख लिया और वीडियो को जब जैसे ही आप ये रिपीट करेंगे तो आपको चीजें क्या हो गई, मेमोराइज हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। जब इतिहास को भी कंसेप्ट के आधार पर पढ़िएगा ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं। यही सब फैक्ट पूछता है और फैक्ट बहुत नहीं पूछता है। हालांकि कभी कभी तो क्या करता है कि बहुत ऐसा फैक्ट पूछ, जैसे इनके मंत्री कौन थे, कौन इनको सिखाया था, शिक्षक कौन थे, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो डीपली क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, सरप्राइज के रूप में दे देता है यूपी बिहार कि बनाओ तो जाने, बना कर दिखा दो तुम। तो हमें उस एकाध क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है। ओवरऑल बेसिक यही है, यहां से प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। क्लियर? आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इनके काल में। सबसे पहले तो मुगल दरबार में उस समय 4 प्रमुख दल थे। मैंने बताया ना गुटबंदी बहुत होता था, तो ये चारों जो दल थे इनको लगता था कि हम लोग अपना प्रभाव स्थापित करेंगे मुगल बादशाह के वक्त। तो 4 दल थे। एक का नाम था तुरानी दल, एक का नाम था ईरानी दल, एक का नाम था अफगानी दल और एक का नाम था हिंदुस्तानी दल। इसी हिंदुस्तानी दल के सदस्य थे सैयद बंधु। क्लियर? और इसी तुरानी ग्रुप के थे निजामुल मुल्क। जब हम लोग पढ़ेंगे ना राज्यों का आपको वो, तो उसमें हम लोग निजामुल मुल्क वगैरह देखेंगे। सैयद बंधु, निजामुल मुल्क, ठीक है, इस दोनों को कम से कम याद रखेगा। ईरानी दल के यही जुल्फिकार खां थे और अफगानी सदस्य मोहम्मद अली मोहम्मद खां जो आगे जाकर वजीर भी बनते हैं। तो ये 4 दल थे, ये आपस में ही गुटबंदी करने लगते थे कि मेरा ज्यादा प्रभाव हो जाए, मेरा ज्यादा प्रभाव हो जाए। तो ये नाम याद रखेगा। ज्यादा का अगर नाम याद नहीं रखना है तो कम से कम आपको इनका नाम याद रख लीजिएगा भाई। हिंदुस्तानी ग्रुप से थे और ये तुरानी ग्रुप से थे, ठीक है। और बहुत खुश होइएगा तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। क्लियर? सैयद बंधु ने कुल 4 लोगों को राजा बनाया था, फरूख सियर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कितने को। हालांकि कहा जाता है कि नौकुरसियर को भी इन्होंने ही किया था, ठीक है, बट मुख्य रूप से 4 को इन्होंने किंग बनाया था। क्लियर? रंगीला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आते हैं नादिर शाह का आक्रमण, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट। नादिर शाह ईरान का था, लुटेरा समझिए, अटैक करता था, पैसा ले जाता था, अपना शासन करता था। क्लियर? अहमद शाह अब्दाली भी इसी टाइप का था। ईरानी नेपोलियन भी इसको कहा जाता है, ईरान का था, चूंकि ईरानी नेपोलियन की संज्ञा इसको दी गई। लड़ाई हारता नहीं था, ये अच्छा सेनापति था, लड़ने में एक्सपर्ट था। अहमद शाह अब्दाली लड़ने में एक्सपर्ट था।
तो ये सब जो लोग हैं ना लड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, ऐसी ही नहीं ये लोग कई सारे युद्ध जीते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 70-80-38 में गजनी क्षेत्र पे आक्रमण करता है अफगानिस्तान में, वहां पर आक्रमण किया, जीता। 38 में ही काबुल पर अधिकार कर लिया। 39 में अटैक करता है पंजाब पर, ठीक है, यानी यहां पर पंजाब पर आक्रमण कर लिया। और यहां से कहा जाता है कि यह रिटर्न का था, लेकिन आगे इसको पता चला कि दिल्ली की तरफ आपको आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर करनाल में एक लड़ाई होती है, किसके साथ? तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय रहते, यानी मुगल के साथ। यह अटैक करता है, चूंकि अटैक करेगा तो मुगलों को तो डर रहेगा कि भाई यहां तक पहुंच गया, यहां भी पहुंच जाएगा आराम से। अरे यार, पंजाब में पहुंच गया तो यहां भी आराम से पहुंच जाएगा। तो यहीं पर लड़ाई होती है, प्रसिद्ध नादिर शाह का आक्रमण यानी करनाल का युद्ध, 24 फरवरी 1739 को। इसमें नादिर शाह का मुकाबला कौन कर रहे हैं? तो मुगल सेना। मुगल सेना का इसमें मीर बख्शी कौन है? तो खाने दौरान है। लड़ाई करता है, खाने दौरान हालांकि मारा जाता है। इसके बाद आपको निजामुल मुल्क और सादत खां होते हैं। तो कहा जाता है कि जब ये लड़ाई लड़ी जाती है और ये मारे जाते हैं, तो रंगीला, चूंकि क्या थे वो तो लड़ाई करने उन्हें नहीं जाते थे, तो इन्होंने कहा इसको, किसको? निजामुल मुल्क को, कि अरे यार तुरानी ग्रुप के, कि यार थोड़ा जाओ, थोड़ा सा देखो यार किसी तरीके से। तो ये निजामुल मुल्क क्या करते हैं, नादिर शाह और मुगल सेना में एक वो करा देते हैं, मध्यस्थता। ठीक है, और इस प्रकार से नादिर शाह यहां पर क्या करते हैं, दिल्ली पर, यहीं पर इनका युद्ध रुकता है, समझिएगा। खुश होकर निजामुल मुल्क को वजीर बना, मीर बख्शी बना देते हैं। नाराज हो जाते हैं कौन? सादत खां, कि भाई हम भी तो काम किए, हमको क्यों इग्नोर किया गया? हम भी तो काम किए, हमको क्यों इग्नोर किया गया? सादत खां नादिर शाह को कहते हैं यहीं पर क्यों रुक गए, दिल्ली जाइए ना, करोड़ों रुपए मिलेंगे, बहुत वहां पर पैसा है, सोना चांदी है। तो कहा जाता है कि नादिर शाह केवल इनके द्वारा बताए गए कि बहुत, चूंकि इनका काम पैसा लूटना, इनको पैसा चाहिए, पहुंच गए दिल्ली, किसके पे? सादत। और दिल्ली पर यह कब्जा कर लेते हैं 20 मार्च 1739 को। कहा जाता है जैसे ही एंट्री करते हैं मुगल सेना अटैक कर देती है, इसके गुस्सा कर दिल्ली में नरसंहार करते हैं, मतलब लोगों का खून ही खून चारों तरफ। कहता है ऐसा नरसंहार कहीं देखने को मिला होगा, कभी भी नहीं। कौन कर रहा है? नादिर शाह कर रहा है। और दिल्ली में 57 डेज रुकते हैं ये, और पूछते हैं कहां है सादत खां? कह रहा था कि बहुत करोड़ों रुपया है, कहां है यहां पर कुछ भी। और कहा जाता है कि भरी महफिल में इनको बहुत बेइज्जती करते सादत खां, बहुत बेइज्जती करते। गुस्सा उसा हो सकता है कि मारे उरे भी होंगे, लेकिन बहुत गुस्साते हैं। तो सादत खां वहां से चले जाते सॉरी। फिर नादिर शाह इनको बुलाते हैं, कहाँ है सादत खां? पैसा चाहिए मुझे। और कहा जाता है कि इसी डर से, मतलब उनकी बेइज्जती हुई, ये सब हुई, आत्मगिलानी हुई, या डर से इन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। ये वही सादत खां है, अवध के स्वतंत्र शासक, आत्महत्या कर लेते हैं इनके खौफ से। अब नादिर शाह को लगे कि भैया यहाँ पर वैसा पैसा नहीं है जैसा सुने थे, तो यहाँ पर ये क्या ले जाते हैं? तख्ते साउ, जहां पर मुगल बादशाह लोग बैठते थे, और कोहिनूर हीरा ले जाते हैं। यहीं से कोहिनूर हीरा ले जाते हैं, फिर ये अफगान जाता है, फिर अफगान के थ्रू आपको शाह सूजा के द्वारा किसको मिलता है? रणजीत सिंह को मिलता है। ठीक है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा उठाकर ले जाते हैं। नादिर शाह का आक्रमण, इस प्रकार से नादिर शाह का यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है ना? कमेंट में बताइएगा कि इसी प्रकार से चीजों को आप लोग को आगे और भी करना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर फ्री बैचेज हैं, पेड क्लासेस में चीजें इससे और डिटेल्स होती है यहाँ पर। लेकिन कम से कम आपको इतना है कि आप लोग एक ऐसा अपना बेस बना लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में क्रैक कर सके। अब आते हैं अहमद शाह अब्दाली। इनके बारे में इसलिए, ये भी कंधार के शासक थे। इन्होंने कुल 7 बार आपको भारत पे, ये कई बार कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं 8 बार, कहीं 9 बार, कहीं 7 बार रहता है। लेकिन मैंने बुक और कुछ इंटरनेट वगैरह पे देखा तो 7
टाइम्स ही दिखाता है मैक्सिमम जगह, हालांकि 7 तो सक्सेसफुल नहीं होता, इवन इनका पुराना मतलब लास्ट ही वाला सक्सेसफुल नहीं होता है। इनको ने पहला आक्रमण 1748 में अहमद शाह के काल में किया था, याद है मैंने बोला था ना अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली। तो पहला उसे मुगल बादशाह कौन होते हैं, तो अहमद शाह होते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में ये मराठों को पराजित करते हैं। 7वां अभियान इनका सिखों के खिलाफ होता है, जिसमें आपको सिख इनको भगा देते हैं। इनका उपनाम रहता है दुर्रे दुरानी, यानी युग का मोती। ये बहुत टैलेंटेड मतलब कि एक बहुत अच्छे लड़ाकू थे, नेतृत्व करता बहुत अच्छे। इनके पास अच्छे हथियार थे, कहा जाता है कि पानीपत में जीत का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो है इनका तोप वगैरह, मतलब हल्के हल्के तोपों का प्रयोग करते हैं, जिसको ऊंट वगैरह की सहायता से इधर उधर मूवमेंट किया जाता है। वही मराठों के पास एकदम हेवी था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ये भी थे। जनवरी 1757 को अहमद शाह दिल्ली आता है, मथुरा आगरा को यहां पर लूटपाट मचाती है। ये भी वही था जैसे मैंने बताया ना कि लुटेरा ही था, जैसे नादिर शाह, इसको लोगों को पैसे से मतलब होता था, फिर अपना कुछ प्रशासक यहां छोड़ देते थे और यहीं पर ये होता था। जाने से पहले आलमगीर द्वितीय यानी जो मुगल उसको सम्राट घोषित किया था, इमादुल मुल्क को वजीर घोषित किया था और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद पे रखा था। मैंने 57 की बात हो रही है, इसके बाद फिर लड़ाई होता है 61 वाला। तो अहमद शाह अब्दाली से यही फैक्ट है। 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ये 3 फैक्ट आपको अहमद शाह अब्दाली से काफी इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ना है, इन लोगों के बारे में भी अगर पढ़िएगा तो बहुत चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन उतना ना आपको जरूरत है ना। हम लोग कोई कोचिंग या कहीं भी पढ़ते तो इसलिए पढ़ते कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे बुक्स में तो इतने चीजें होती है कि आपको पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन चूंकि बीपीएससी पढ़ाने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है तो हमें पता है कि कहाँ से चीजें वो निकालते हैं। वो ज्यादातर चीजें कहाँ से निकालेंगे, ज्यादा चीजें निकालते हैं 1857 के बाद से, जो कि आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसको मुगलों के पतन से ही क्वेश्चन पूछना है तो कोई शासक के बारे में क्यों नहीं पूछेगा, क्यों इसके बारे में पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि 150 में 150 इतिहास के क्वेश्चन होंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो वही चीज है, तो ध्यान रखिएगा। अब मुगलों के पतन का कारण, जैसे मैंने बताया ना कि मुगलों के पतन के कारण, तो कभी कभी क्या होता है कि इसको इसमें दे देता है, मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डाल देता है कि एक ऑप्शन है सही है, 2 ऑप्शन सही है, 1-2 सही है, 2-3 सही है, ऐसे कर कर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लियर। तो मुगलों के पतन के कारण में सबसे पहले औरंगजेब की नीतियां, जैसे मैंने अब ये बताया ना कि औरंगजेब की क्या क्या नीति थी, तो औरंगजेब की जो नीतियां थी उसमें जो सबसे था वो था कि दक्कन के तरफ, दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा झुकाव, भारत की तरफ झुकाव, ठीक है। या फिर हम लोग अगर देखेंगे यहां पर दूसरा कि कट्टरपुर नीति, कट्टरपुर नीति, ये औरंगजेब की नीतियों में जो था, जो बहुत ही इसको डाउन किया। औरंगजेब को उस समय नहीं पता चल रहा था कि आखिर दक्कन का, इसीलिए कहा जाता है दक्कन के नासुर ने अंग्रेजों औरंगजेब को खत्म कर दिया कि दक्षिण भारत जाना है, दक्षिण भारत जाना है। अरे भाई आपके दक्षिण भारत के चक्कर में आपका उत्तर भारत निकल रहा है, इसको तो देखिए, इसको देखना पड़ेगा ना। दक्षिण भारत के चक्कर में आपका उत्तर भारत निकल रहा है, तो इसको ये देखे नहीं और ये लगातार क्या करने लगे, दक्षिण भारत के लिए कर इन्होंने अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया। कमजोर उत्तराधिकारी देख ही रहे, कमजोर उत्तराधिकारी, साहेब खबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, रंगीला। अब ऐसे ऐसे उपनाम वाले किंग बनेंगे तो कहां से आपको कोई वंश बनेगा। किसी भी देखो, अगर कोई डायनेस्टी उठा है तो उसका डाउन जरूर होगा, जरूरी नहीं है, जरूर होगा। ये आप देखिएगा प्रकृति का ये नियम है, जो उगा है वो डूबेगा जरूर। कोई भी अपने शिखर पे ऑलवेज नहीं रहता है, वो हर चीज में देखिएगा। इंसान है, जन्म हुआ है, मृत्यु जरूर होगी। पौधे उग रहे हैं, एक दिन सूखेंगे। डायनेस्टी बढ़ेगी फिर डाउन होगी, ठीक है। मतलब ये मैं नहीं करूं खत्म होगी, डाउन होगी। बहुत सारी डायनेस्टी तो खत्म हो चुके हैं। इसके पीछे रीजन, जैसे आपने घर परिवार में सुना होगा कि एकदम नालायक पुत्र है, नाश कर दिया हमारे खानदान का, सुनते हैं ना कि नहीं। मतलब क्या हुआ, अयोग्य उत्तराधिकारी मिल गया, अगर अच्छे शब्दों में कहे तो, है ना।
या कभी कभी सुनते होंगे, हाँ ये लड़का जो है अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया भाई, जो उसके पूरे परिवार नहीं कर पाए उसने वो ये कर दिया, वो योग्य तो उत्तराधिकारी। तो पहले भी यही थे, जैसे आपको अशोक काफी योग्य थे, है ना, समुद्रगुप्त योग्य पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय योग्य पुत्र, इधर आपको अकबर योग्य पुत्र, पृथ्वीराज चौहान योग्य पुत्र, राणा सांगा योग्य पुत्र, महाराणा प्रताप योग्य पुत्र। अयोग्य में भी बहुत है, लंपट मूर्ख, है ना, साहेब बेखबर। समझ गए योग्य अयोग्य में कितना डिफरेंस होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पूरे परिवार को उठा सकता है योग्य, और एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पूरे उठे हुए परिवार को गिरा सकता है। तो देख ही लिए सभी राजा के बारे में, सेना विद्रोह कर रही है ना। दरबार में गुटबंदी और षड्यंत्र बहुत, 4 जो ग्रुप थे। अब सोचिए कि दल के सदस्य किंग मेकर बन रहे हैं, ठीक है। पहली बार इतिहास में, मुगल इतिहास में पहली बार गुटबंदी के द्वारा किसी मुगल राजा की हत्या करवा दी जाती है, फर्रुखसियर की, पहली बार इतिहास में, मुगलों के इतिहास में। खूब षड्यंत्र हुआ, जितना इन्होंने दौलत लूटा, जितना आपको पैसा लूटा, वो ये लूटा। मराठों का उद्भव या मराठों का उत्थान, देखो एक कहा जाता है औरंगजेब के काल में कि औरंगजेब का बदनसीबी है कि उनके काल में शिवाजी थे। शिवाजी बहुत खतरनाक थे भैया, शिवाजी ने परेशान करके रख दिया मुगलों को, बहुत परेशान किया। औरंगजेब परेशान हो गए थे उनसे। शिवाजी एक बहुत मजबूती से उभरते हुए व्यक्ति थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज। मुगलों को परेशान कर दिया था। कहा जाता ना कि किसी के एरा में किसी का जन्म उसके लिए काफी खराब हुआ, तो समझिएगा कि औरंगजेब के लिए वही साबित हो गए शिवाजी। औरंगजेब को अच्छे से शासन, बेचारा वो दक्षिण का था कि दक्षिण अच्छा से करेंगे, दक्षिण अच्छा से करेंगे, कर ही नहीं पाया, ठीक है। मराठे इतने तीव्र गति से हो गए, जब मैं मराठा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मराठों का साम्राज्य इतना तीव्र गति से फैल गया, इतना तीव्र गति से फैल गया, ठीक है, बहुत तीव्र गति से फैला था। इवन सिख भी डर गए थे। अगर पानीपत की लड़ाई नहीं होती तो सिख राज्य हो सकता है कि नहीं बनता। मराठा वहां भी पहुंच चुके थे, मराठा उड़ीसा का भू राजस्व ले रहे थे, चौथ ले रहे थे, इतने तीव्र गति से मराठाओं का उत्थान हो रहा था, ठीक है। आर्थिक समस्या, जाहिर सी बात है, योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा ही। हम लोगों ने अहमद शाह के काल में देखा भी कि किस प्रकार से सैनिक अब वेतन के लिए विद्रोह कर रहे हैं कि भैया हमको पैसा दे दो, खाने को नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तुम यहाँ चिकन तंदूरी कबार रहे हो। तो आर्थिक समस्या की परेशानी हर जगह हुई, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो, हर जगह क्षेत्र में हुई। इसलिए तो देखिएगा कि मुगल परेशान हो चुके थे, मतलब मुगलों के पास पावर बहुत कम हो गया था, इसलिए स्वतंत्र शासकों की स्थापना हुई। सैनिक दुर्बलता, जाहिर सी बात है, पैसा नहीं तो सेना कहां से खड़ा कीजिएगा, जो पहले से ही सेना है वही आपसे क्या है, त्रस्त है। तो सैनिक दुर्बलता, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन पॉइंट है कि सैनिक का निर्माण नहीं कर पाए, नए नए सेना का निर्माण नहीं कर पाए, सेना को उत्कृष्ट हथियार नहीं दे पाए, ट्रेंड नहीं कर पाए, तो ये क्या होगी, सैनिक दुर्बलता। जो थे वही आपसे करेंगे भाई हमको पेंशन दे दो, हमको वेतन दे दो। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का आक्रमण, जाहिर सी बात है, कोई भी अगर प्रशासन होगा, अगर वहां पर दुश्मनों का अटैक बार बार होगा तो प्रशासन कमजोर हो ही जाता है। प्राचीन काल में देखेंगे गुप्तों में हूनों का आक्रमण बहुत होता था। तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी, जैसे कहा जाता है ना कि युद्ध कोई चीज का इलाज नहीं है, आज भी कहा जाता है ना युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, युद्ध से लोग सीधा 20 साल पहले पीछे चले जाते, इतना इकोनॉमिकल हानि होता है, ठीक है। जितना आप युद्ध लड़िएगा उतने पैसे से आप बहुत अच्छा निर्माण कर लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई आक्रमण होगा तो आपकी सत्ता कमजोर होगी ही। और 8वां जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूरोपीय कंपनी आ चुकी थी। 1498 में यूरोपीय कंपनी आपको यहां पर एंट्री कर जाती है और लगातार ये 1947 तक रहती है भैया। और जाहिर सी बात है, और यूरोपीय कंपनी का इंटरफेयर बहुत बढ़ेगा। इसके बाद के चैप्टर में यूरोपीय कंपनी ही पढ़ाऊंगा, खूब बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है,
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इनके व्यापार को। ये सबसे ज्यादा हानि क्या करवाते हैं? ये सबसे ज्यादा हानि करते हैं इनके व्यापार को, सबसे ज्यादा हानि करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मुगलों के पतन का। तो मुगलों के पतन में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपको है मुगलों का पतन का चैप्टर। क्लियर? तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाऊंगा, जिसमें सभी यूरोपीय कंपनियों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे चीजें आगे बढ़ी, क्या बढ़ा, कैसे इन्होंने आपको सत्ता हथियाया, कौन पहले मुगल बादशाह थे इनसे लड़ाई करते हैं, कहां पर क्या परमिशन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको पूछ देता है कि अब किसका है। तो सबसे पहले इरफान हबीब, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, ठीक है ध्यान रखिए, कृषि, इन्होंने कृषि पद्धति को कहा कि मुगलों के पतन का कारण, क्योंकि वहां से चीजें क्राइसिस के रूप में उभरी। ये फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जदुनाथ सरकार, इन्होंने कहा कि सैनिक और क्षमता, राजनीतिक दुर्बलता जो है मुगलों के पतन का कारण बनता है। जदुनाथ सरकार आपको मराठा मुगलों का बहुत अच्छा खासा इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि सतीश चंद्रा, जो कि इसकी बुक भी पढ़ते हैं आप लोग, पार्टीजन पॉलिटिक्स, मतलब कि गुटबंदी जो मुगलों के दरबार में हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है आपको इनके पतन का। और आपको विलियम अर्विन लिखते हैं द आर्मी ऑफ इंडियन मुगल, सैनिक और क्षमता, मतलब सेना कमजोर। जैसे जदुनाथ सरकार कह रहे सेना कमजोर हो गई थी, विलियम अर्विन कह रहे सेना काफी कमजोर, ये भी बात सही है। कृषि पद्धति को इरफान हबीब कह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। कृषि क्या है? कृषि आपका बेस है, वहीं आप कमजोर साबित हो गए भाई, वहीं आप क्या हो गए? डाउनफॉल हो गए। क्लियर? और सतीश चंद्रा वही पार्टी, यानी आपको देखेगा कि ओवरऑल जो है यही जो चीजें हैं, यही मुख्य रूप से कोई ना कोई इतिहासकार ही आपको बता रहा है कि इनमें से जो है आपको मुगलों के पतन का कारण बना। इसमें से अगर 4-5 चीज भी अच्छा रहता, मान लीजिए कि औरंगजेब की नीतियां उस प्रकार से कमजोर नहीं रहती, तो हो सकता है बहादुर शाह जो आते हैं प्रथम मुअज्जम, वो अच्छे तरीके से शासन करते हैं। लेकिन आए तो पता चला कि सिखों के साथ उनका चल रहा है, राजपूतों के साथ चल रहा है, उनको मराठों के साथ भी तटस्थ की नीति अपनानी है, जाटों के साथ भी करना है, बहुत सारे समस्याएं थी इनके पास। ठीक है, तो आज के चैप्टर में यही है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसे और भी कौन कौन से हम लोग चैप्टर लाए जो कि आप लोग का डिमांड हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से दोस्तों नए चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद।